नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT का जो एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका UGC नेट वाला एग्ज़ाम है, CTET का है या फिर कोई अन्य टेट वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो वीडियो नहीं बनती है तो इस कारण से हम महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देते हैं, तो इनको आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है सिवेही में आया है। सिवेही जो है यहाँ पर इसमें संधि विच्छेद हुआ है, तो कौन से वाला है? सिवेही, सिवे इही, शिव इही या शिव आ इही। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ऑप्शन डी वाला इसका बनता है, शिव आ और इही। और कैसे ये रूप बना है, कौन कौन से सूत्र इसमें लगे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सिवेही जो इसका संधि विच्छेद एग्जाम में आ जाए तो शिव आ इही बनेगा। और यहाँ पर संधि कार्य कहाँ हो, अर्थात शिव के व के आ के बाद आंग का आ है, शिव आ इही आ है, इसलिए यहाँ पर आकाशवाणी दीर्घा जो सूत्र है इसकी आ के बाद इही का ई है, तो अ और ई में गुण कर देता है, तो आध गुणा से गुण हो जाएगा। इसका समाधान जो है यहाँ पर धातु उपसर्ग हो कार्यमंतरंगम अंगम अन्यद बहिरंगम, ये जो सूत्र है इसके द्वारा होता है। तो इसी के आधार पर अ और ई में गुण होकर सिवेही रूप बनता है। आपने संधि की होगी, जहाँ हमने पहले भी संधि की थी उसमें हमने पढ़ा था अ और ई में गुण हो जाता है, आध गुणा जो सूत्र है या आकाशवाणी दीर्घ जो इसके द्वारा दीर्घ होकर, तो आध गुणा इस सूत्र से जो यहाँ पर गुण होकर शिवेही जो यहाँ पर रूप बना है, और ये इसकी संधि रहेगी शिव आ इही। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है यहाँ पर विद्वान प्लस लिखती में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, विद्वान प्लस लिखती, इसमें संधि होगी विद्वाल लिखती, विद्वान लिखती, विद्वाल लिखती या विधवा लिखती। तो यहाँ पर इसका जैसे संधि छेद दिया जाए, हम इसकी यहाँ पर संधि करेंगे तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला बनेगा, विद्वान लिखती है। अब डबल ला जो है यहाँ पर इसमें आए हैं, तो इसमें कुछ सूत्र है जिसके द्वारा ये होता है। यहाँ पर एक ये सूत्र है ये वाला तोड़ ली, ये क्या करेगा, इस सूत्र से त वर्ग को ल वर्ग हो जाता है, क्योंकि न अनुनासिक माना गया है, इसलिए न के स्थान पर ला होकर विद्वाल और लिखती। और जहाँ पर ये डबल अक्षर होते हैं तो इसमें पहला जो है आधा अक्षर हो जाता है। आपने उज्ज्वल जो रूप है वो पढ़ा होगा, तो जहाँ कहीं भी एक जैसे दो अक्षर हो, पहला अक्षर उसमें आधा हो जाता है। तो न के अनुनासिक होने के नाते ला के ऊपर नासिक का चिन्ह मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये विद्वान लिखती रूप बनेगा, और तोरली जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर संस्कर्ता के द्वारा कौन सा संधि रूप नहीं बनेगा, तो यहाँ पर नहीं में है। अब ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं इनमें नहीं में ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो सम प्लस कर्ता के द्वारा संधि रूप नहीं बनेगा। कौन सा है? संस्कर्ता है, समस्कर्ता है, सरसकर्ता या संस्कर्ता। तो इसमें जो बनेगा ऑप्शन डी वाला जो है यही नहीं बनेगा। वो जो है यहाँ पर संस्कर्ता, संस्कर्ता डबल सा हो गए हैं, संस्कर्ता यहाँ पर चंद्र बिंदु आ गई है, तो ये बनेगा ऑप्शन डी वाला नहीं है। तो समय सोटी जो सूत्र है इसके द्वारा इसमें संधि हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कौन सा समास नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो नपुंसकलिंग एक वचन वाला समास अव्यभाव है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि या द्विगु समास। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है अव्यभाव समास इसको माना गया है।
पहचान यही है। सुर में अव्यय या उपसर्ग इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे यथाशक्ति सुर में अव्यय गए हैं। तो यह नित्य नपुंसकलिंग एकवचन में अव्ययभाव समास यहाँ पर इसमें माना गया है। अव्ययभावश ये सूत्र है जिससे अव्ययभाव समास नित्य नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। द्वंद्व और द्विगु समास भी समाहार अर्थ में नपुंसकलिंग एकवचन में होते हैं। तो ये किस में है, ये समाहार अर्थ में माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम क्या है। जैसा कि ये तत्पुरुष समास है, इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण। फिर आगे जो वैधिकरण है इसके आगे 6 भेद हो जाते हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम द्वितीय प्रादि तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय समास, और इनमें जो माना गया है ऑप्शन सी वाला। तो समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसका नाम कर्मधारय जो समास है वो माना गया है, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम कर्मधारय है। और यह मुख्यतः तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। जैसे प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष भेद हो कर्मधारय है, तत्पुरुष के आगे भेद कर्मधारय है, और कर्मधारय भेद द्विगु हो, और द्वितीय तत्पुरुष आदि तथा प्रादिव तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। तो कर्मधारय के भेद हैं द्विगु, क्योंकि ये समास जो इनमें नहीं गिने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु वाले। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये, और जो वैधिकरण जो है इसके जो 6 भेद है, जैसे आपने विभक्ति पढ़ी होंगी, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये 6 भेद वैधिकरण वाले हैं। उसके बाद आ जाता है कोपुत्र में समास है, अव्ययभाव कर्मधारय प्रादि या बहुव्रीहि समास। तो कोपुरुष हैं, सुपुरुष हैं, आपने इस प्रकार के उदाहरण पढ़े होंगे। तो इसका जो यहाँ पर समास जो आया है ऑप्शन कौन सा है, डी वाला, प्रादि तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें माना गया है। ये वाला सूत्र है, कुघाती प्रादि है। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है, तो कुघाती प्रादि है। से कुपुत्र में प्रादि तत्पुरुष समास होगा, और इसका विसर्ग जो इसका विग्रह जो है ये बनेगा कुत्सित पुत्र है। और अव्ययभाव समास इसका उदाहरण जैसे कि आपने अभी बात की थी, तो ये यथाशक्ति है। बहुव्रीहि जो है इसका जो नीलकंठ है, क्योंकि इसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ है, नीलोदर, दशानन, तो इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। और कर्मधारय का उदाहरण है नीलकमलम, महाराजा हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व, उत्तर, अन्य या उभय प्रधान। तो बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो जैसे कि अभी हमने बात की थी, जो बहुव्रीहि समास है न तो पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद इसमें प्रधान होता है। जैसे दशानन, दशानन जब हमने इसके संधि विच्छेद किया या इसका विग्रह किया, तब हमने जाना कि दशानन 10 मुख वाला ऐसा कोई व्यक्ति, तो जो रावण है उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इससे हमें अन्य ही पद के बारे में, अन्य ही जो नई जो शब्द है उसके बारे में पता लगा। तो प्रायण अन्य पद प्रधान है बहुव्रीहि, अर्थात बहुव्रीहि समास में प्राय अन्य पद प्रधान होता है, और पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव और उभय पद प्रधान द्वंद्व और उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है। तो जिसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे वो द्वंद्व होगा, और जिसमें उत्तर होगा वो तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद है निष्कौशाम्बी में समास आया है, गति तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, केवल समास या अव्ययभाव समास। तीन निष्कौशाम्बी जो यहाँ पर आया है इसमें समास कौन सा है। समास की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए वाला रहेगा, जैसे हमने कुगति प्रादि वाला पढ़ा था, तो गति तत्पुरुष समास। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये माना गया है ऑप्शन ए वाला गति तत्पुरुष समास। और निराध्याक्रांतादार्थे पंचम्य, हाँ ये जो सूत्र है इससे निष्कौशाम्बी में गति तत्पुरुष समास हो जाता है, निष्क्रांत है कौशाम्य। और जो दशानन ये बहुव्रीहि का उदाहरण है, आदिहरि या विभाव समास का उदाहरण है, और भूतपूर्व है ये केवल समास का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, संस्कृत में जो कारक हैं इनकी संख्या मानी गई है 5, 6, 7, 8 कितने कारक हैं, तो कारक 6 माने गए, क्योंकि
जो संबंध कारक जो उसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरणम इत्याहो कारकानिसार। तो इस प्रकार से कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान आपादान अधिकरण इनको कारक माने गए हैं 6 और संबंध को कारकों की श्रेणी में नहीं माना गया है। उसके बाद आ जाता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा द्वितीय तृतीय या चतुर्थी। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में, और यहाँ पर देखें तो कौन सी है? ऑप्शन सी वाली मानी गई है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति होगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर कैंडिडेट उलझ जाते हैं इसमें। कर्ता में कौन सी होगी, कर्म में कौन सी होगी। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जब हम कर्म बनाते हैं तो कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होगी, तथा भाववाच्य में तृतीय विभक्ति और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन की ही लगती है। भाववाच्य जो होता है वो होता है अकर्मक। उसके बाद किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होगी? प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग, परिमाण या हेतु में। तो किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? जो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर माना गया है, हेतु अर्थ में। अब प्रातिपदिक अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन, इन सारों में प्रथमा विभक्ति होती है और इसका जो सूत्र है यहाँ पर दिया गया है। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, ये सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग जो एग्जाम में ही आता है 99% जो आने की पूरी संभावना रहती है। लगभग जो पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि ये 4-5 है और है ही महत्वपूर्ण। तो प्रातिपदिकार, लिंग, प्रमाण, वचन, मात्र, प्रथमा सूत्र से इन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है और हेतु अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है कौन सा वाक्य यहाँ पर एक शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति या रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो यहाँ पर कौन सी है? अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे देने अर्थ में जहाँ यहाँ पर 2 विभक्तियाँ लगती हैं, चतुर्थी लगती है और एक षष्ठी विभक्ति भी रहती है, लेकिन दोनों ही जहाँ अपनी जगह अलग अलग काम करती हैं। तो जो वस्तु परमानेंटली दे दी जाती है, जिसे देकर वापस न लिए जाए, जैसे ब्राह्मणों को गाय दे दी और उनसे वापस न ली जाए, तो वहाँ पर तो लगेगी चतुर्थी विभक्ति। लेकिन जहाँ पर किसी को 1-2 दिन, 2-4 घंटे या कुछ समय के लिए ही दी जाती है, फिर वहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर माना गया है। और इसी प्रकार के वाक्य एग्जाम में आते हैं, जहाँ पर कैंडिडेट क्या है, कई बार उड़ा जाता है कि इसमें आएगी कौन सी, या फिर क्या होता है कि जैसे हड़बड़ी में जो सही आंसर करना होता है उसकी जगह पर गलत आंसर करके आ जाते हैं, क्योंकि देखने में लगता है कि भाई आसान है, हमारे पास तो सारा क्वेश्चन पेपर आता है, और इसी चक्कर में आप जब बहुत से क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो इन वाक्यों में रजकस्य वस्त्रम ददाति यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब कोई वस्तु देकर ले ली जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति, लेकिन जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाए तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति रहेगी, जैसे ब्रह्मणाय गाम ददाति। उसके बाद आ जाता है रुचि अर्थानाम प्रियमण है। तो यहाँ पर एक किस विभक्ति का उदाहरण है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी विभक्ति का। और यहाँ पर जो उदाहरण है ये चतुर्थी विभक्ति का है, क्योंकि यहाँ पर एक धातु आई है ये वाली रुच धातु, और जहाँ पर रुच धातु लग जाती है तो चतुर्थी विभक्ति वहाँ पर हो जाती है। तो रुचि अर्थानाम प्रियमण एक सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति में ये लगता है। तो रुचि अर्थ प्रियमण सूत्र जहाँ चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है, इसका मतलब है रुचि अर्थ वाली प्रियमाण व्यक्ति किस संप्रदान संज्ञा हो और चतुर्थी संप्रदान के द्वारा उसमें चतुर्थी विभक्ति हो, जैसे बाल काय मोद कहा रोचनते।
उसके बाद है कौन सा रूप क्षत्रिय प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है? कुर्वन है, कुर्वती है, कुर्वत है या कुर्वंती है? तो कौन सा रूप है यहाँ जो क्षत्रिय प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है? और क्षत्रिय की दृष्टि से जो यहाँ पर शुद्ध है ऑप्शन सी को माना गया है। कुर्वन, कुर्वती और कुर्वत, ये तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इस प्रकार से बना है, लेकिन कुर्वंती ये नहीं बनता है। तो क्षत्रिय प्रत्यय की दृष्टि से कुर्वंती अलग है, गलत है, जबकि कुर्वन पुल्लिंग में, कुर्वती स्त्रीलिंग में और कुर्वत नपुंसकलिंग में बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यत् च निर्धारणम, किन विभक्तियों का विधायक सूत्र है? कौन सी विभक्ति लगती है यत् च निर्धारणम में? प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीय या षष्ठी, सप्तमी? तो यत् च निर्धारण ये किन विभक्तियों का विधायक है? और ये जो माना गया है ऑप्शन सी वाला, षष्ठी सप्तमी का। तो षष्ठी सप्तमी में मानी गई है। अब जो यत् च निर्धारण ये सूत्र षष्ठी और सप्तमी विभक्ति जन का विधान तो करता है, अर्थात जब समूह में किसी की तुलना की जाए तो वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हो जाती है। निर्धारण करना मतलब जैसे एक क्लास है, क्लास में से किसी एक व्यक्ति को जब प्रथम श्रेणी प्राप्त होती है उसका निर्धारण किया जाए, या कोई वस्तु है जिसमें से आप जो सबसे अच्छी जो वस्तु है वो छांटते हैं, तो वही सूत्र ये काम करता है यत् च निर्धारणम। कवि नाम कविशोवा कालदेशा श्रेष्ठ है। आप ने जो कवि पढ़े हैं तो उन सभी कवियों में जो महर्षि कालिदास है इनको श्रेष्ठ बताया गया है, मतलब बहुत सारों में से केवल एक को ही चुनना। ऐसे ग्वाम गौसु कृष्ण क्षीरहा, ऐसे ही यहाँ पर जो गाय हैं उनमें काले वाली जो गाय हैं वो सबसे अच्छा दूध देने वाली है या सबसे अच्छी है। तो इस प्रकार से जहाँ पर बहुत सारों में से केवल एक ही छांटनी हो तो वहाँ पर लगेगी ये। उसके बाद आ जाता है कौन सा प्रत्यय कर्म और भाव में नहीं लगता है? खल, कृत्य, कत्वतु या कत प्रत्यय? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रत्यय कर्म और भाव में नहीं लगेगा? नहीं लगेगा जो ऑप्शन डी वाला है कत्वतु। तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा क्या है? कर्तृवाच्य में ही होता है। जैसे सहगृहम गतवान, जबकि तयोर एव कृत्यार्थ खलु अर्थ, इस उत्तर से कथ, कृत्य और खलु अर्थ प्रत्यय भाव एवं कर्म में प्रयुक्त होते हैं। तो कर्म और भाव में नहीं लगेगा कत्वतु प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है तद्यः, इसमें एक प्रत्यय है छ, तयप, कयप या फिर इया। तो जैसे कि एक सूत्र कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था आयन ए या इया, तो उसमें रातर्जनियम जो शब्द बना था छ हुआ था, उसको छ को इया हुआ था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पर भी छ प्रत्यय, छ को क्या हो जाएगा यह, तो बनेगा ये विच्छेद हो जाएगा, तद प्लस में छ। अब आयन ए के सूत्र हैं फ, ढ, ख, घ, घमा प्रत्यादि नाम सूत्र। तो छ को यह होकर तद्य रूप ये बनेगा और रुत्तव विसर्ग होगा। उसके बाद है यहाँ पर शिक्षक में प्रत्यय है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे तो जितने भी यहाँ पर हमारे द्वारा क्वेश्चन लिए गए हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षिका में प्रत्यय है, ठक है, अणुवुल है, वुण है या अण प्रत्यय है? प्रत्यय की बात करें तो वुण प्रत्यय है। शिक्ष धातु वुण प्रत्यय, वुण का वो शेष बचेगा, ना का लोप हो जाएगा और वो को आक होगा। तो जैसे यहाँ पर बन रहा है वो देख लेते हैं। शिक्षक में वुण प्रत्यय है और शिक्ष धातु से वुण प्रत्यय होकर शिक्ष वुण बना, वुण में वो शेष बचेगा, ना का लोप हो जाएगा और युवा ना को एक सूत्र है। इस सूत्र से वो को अक होकर शिक्षक बनेगा और रुत्तव विसर्गा वगैरह होकर ये विसर्गा होकर शिक्षक है बनेगा। तो शिक्ष धातु और वुण प्रत्यय है इसमें। उसके बाद आ जाता है यशस्कर है में प्रत्यय है। क है, ट है, कथ है या फिर खस प्रत्यय है। तो जो यशस्कर है इसमें प्रत्यय कौन सा है?
प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला है। तो ट प्रत्यय का ये उदाहरण है। यशस्कर में क्या है, ट प्रत्यय है और यशस पूर्वक क्रिय धातु से क्रिया हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेशु ये सूत्र है। इससे टा होता है और अनुबंध लोप होकर और विसर्ग होकर यशस्कर रूप बनता है। उसके बाद है राग है, इसमें भी प्रत्यय है। घ है, क है, अप है, या आज प्रत्यय है। अब धातु कौन से, ये भी एग्जाम में आ जाता है। संधि विच्छेद भी एक बार एग्जाम में आया हुआ था, प्रत्यय भी आया हुआ था, सूत्र भी कई बार आ जाता है। तो राग में क्या कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन ए वाला। और धातु कौन से है, रंज धातु और गह प्रत्यय है। तो जैसे कि इसके बारे में आगे वर्णन हुआ है वो देख लेते हैं। तो रंज धातु है यहाँ पर और घ प्रत्यय है। तो रंज और घ होकर घ का अशेष बचेगा और राग है जय रूप बनेगा। षष्ठी से भावकाण्यो, इस सूत्र से यहाँ का लोप करके रंज बना और उसके बाद जो है अत उपधाया, इस सूत्र के द्वारा उपधा की वृद्धि चज को घिन अनियतो, एक ये सूत्र है। इससे जा को गा होकर राग जा यहाँ पर बना है और अनुबंध लोप है और जो ऋत विसर्ग हैं उसे करके राग रूप बना है। तो जा बस अब एग्जाम में तो जाए इसका संधि विच्छेद सूत्र वगैरह इतना ही आता है, बनवाना जाए नहीं आता है। अगर बनाना जो रूप होता है ये तो जो शास्त्री जब करते हैं तब उस समय आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसमें तो सिर्फ जो इनके सूत्र संधि विच्छेद इतना ही काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्तनी एका पद्धति रास्ति यस्याम। तो वर्तनी एक पद्धति है जिसमें शब्द उपयुक्त क्रम लिख्यन्ते, शब्द नाम अक्षर वर्ण सम्यक क्रमेण सम्यक रूपेण च लिख्यन्ते, वाक्यानि क्रमेण लिख्यन्ते या उपयुक्तेषु किमपि न। तो वर्तना एक पद्धति रास्ति यस्याम, वर्तनी एक पद्धति है जिसमें शब्द उपयुक्त क्रम लिख्यन्ते। तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो वर्तनी एक ऐसी पद्धति है जिसमें शब्द उपयुक्त क्रम और शुद्ध लिखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्न अंकितेषु कह पारंपरिक संस्कृत परीक्षा पद्धति दोषो नास्ति। तो यहाँ पर पारंपरिक जो संस्कृत परीक्षा पद्धति है इसका एक दोष नहीं है। तर्क शक्ति केवल पाठ सामर्थ्यम अनुपयुक्तवादिनी दृष्टि ही या परीक्षायाम लोक व्यवहार से उपेक्षा। तो पारंपरिक संस्कृत परीक्षा का एक दोष नहीं है जो ऑप्शन ए में है, तर्क शक्ति में है। तो इनमें से तर्क शक्ति पारंपरिक संस्कृत परीक्षा का एक दोष नहीं है और जो तीनों विकल्प हैं उनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है अंतर्जाल है, इंटरनेट प्रति संस्कृत शिक्षा कृते सह उपयोगिनी। तो क्यों है ये उपयोगी? राजतंत्र सूचना दातुम, संसार घटना सूचितम, संरक्षण बोधम प्रदत्तुम या शिक्षण शोध विज्ञान आदि बोध स्वीकृतुम। तो ये अंतर्जाल जो है इंटरनेट क्यों जरूरी है शिक्षा में? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन डी से है, शिक्षण शोध विज्ञान आदि बोध स्वीकृतुम। तो यहाँ पर शिक्षण शोध विज्ञान आदि की जानकारी करने के लिए है। उसके बाद आ जाता है CAI इति आंगल संक्षेपस्य परिचय अस्ति। CIA इत्यांगल आंग्ल संक्षेपस्य परिचय। कंप्यूटर सहायक मार्गदर्शिका, कंप्यूटर संबंध मार्गदर्शिका, कंप्यूटर परक मार्गदर्शिका या कंप्यूटर गर्भ मार्गदर्शिका। और यहाँ पर देखें जो ऑप्शन कौन सा है, ए वाला है। तो कंप्यूटर सहायक मार्गदर्शिका, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आ जाता है नाट्य शिक्षणे मानक प्रदर्शनाई वाचिका भिन्नेन का शिक्षति। तो नाट्य शिक्षणे छात्र नाट्य शिक्षक हैं या फिर वेतनभोगी नाट्यकर्मी।
तो नाट्य शिक्षण मानक प्रदर्शन वाचिक अभिनयन का शिक्षक है, जो ऑप्शन डी वाला है नाट्य शिक्षक। तो नाट्य शिक्षण मानक प्रदर्शन वाचिक अभिनयन नाट्य शिक्षा शिक्षित, अर्थात नाट्य शिक्षण में मानक प्रदर्शन के लिए वाचक अभिनय से नाटक शिक्षक सीखता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु किम प्रक्षेपण यंत्रम नास्ति। तो प्रक्षेपण एक नहीं है, ग्रामोफोन, स्टीरियोस्कोप, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर एक प्रक्षेपण यंत्र नहीं है, जो ऑप्शन आया है ये वाला ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन एक प्रक्षेपण यंत्र नहीं माना गया है, जबकि वो स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्टीरियोस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर तो इनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है नवीन शिक्षा प्रणालियाँ किम रूपम स्वीकृतम वर्तते। तो नई जो शिक्षा प्रणाली है इसमें कौन से रूप को स्वीकार किया गया है? सत्य निर्देश पदम, असमानता निर्देश पदम, रिक्त स्थान संपूर्ति पदम या बहुविकल्प पदम। तो ये जो नवीन शिक्षा प्रणाली है इसमें रूप स्वीकृतम जो स्वीकार किया गया है ये ऑप्शन बी वाला है, असमानता निर्देश पदम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नवीन शिक्षा प्रणालियाँ संस्कृत शिक्षणाय सम्यक्तम स्वीकृतम। तो ये जो नई शिक्षा प्रणाली है इसमें संस्कृत शिक्षण के लिए जो सही क्या स्वीकार किया गया है? पाठ्यक्रम शिक्षण विधि मूल्यांकन रीत्याम, शिक्षण विधि पाठ योजना मूल्यांकन रीत्याम, लेखन योजना शिक्षण विधि मूल्यांकन रीत्याम या उक्तिषु कस्यामपि न। तो यहाँ पर कौन सा स्वीकार किया गया है नवीन शिक्षा प्रणाली में संस्कृत शिक्षा के लिए सही जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला माना गया है, लेखन योजना शिक्षण विधि और मूल्यांकन। अर्थात नवीन शिक्षण प्रणाली में संस्कृत शिक्षण के लिए लेखन योजना, शिक्षण विधि और मूल्यांकन रीति को स्वीकार किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, गद्य शिक्षण पुनरावृत्त्यात्मक व्यवहारात्मकम प्रशिक्षणम संप्रेषणम कथम करणीयम। गद्य पद्य शैविधि शिक्षणात् पश्चात, गद्यांश पाठास्य शैविधि शिक्षणात् पूर्वमेव, दृश्य श्रव्य उपकरण या श्रव्य उपकरण द्वारेण। तो गद्य शिक्षण पुनःवृत्त्यात्मक व्यवहारात्मकम प्रशिक्षण संप्रेषण, और इनको जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, गद्य पाठस्य शैविध शिक्षणात् पश्चात। अर्थात गद्य शिक्षण में पुनःवृत्त्यात्मक और व्यवहारात्मक प्रशिक्षण गद्य पाठ की विधि सहित शिक्षण के बाद करना चाहिए। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री विषम दर्शति। शिक्षक सहायक सामग्री के विषय में दिखाता है। सरलता या कठिन उन्मुखम, विषय अनुपयोगितम प्रकाशितुम, कठिन्यावस्थायां सरलम प्रति परिवर्तनम या कमपि स्तरम प्रति न। तो शिक्षण सहायक सामग्री का विषय यहाँ पर दिखाया गया है, जो ऑप्शन सी वाला है, कठिन अवस्था का सरल में बदलना। अर्थात शिक्षण में सहायक सामग्री विषय को कठिन अवस्था के सरलता के प्रति परिवर्तन को दिखाता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, संस्कृते आकर्षण विरूपेण प्रतिष्ठिता अस्ति। आकर्ष विरूपेण प्रतिष्ठा। तो ये जो आर्ष कवि है, आर्ष कवि रूपेण। तो आर्ष कवि यहाँ पर कहा गया है सुबंधु, भास, कालिदास या महर्षि वाल्मीकि हैं। तो आर्ष कवि जो कहा गया है महर्षि वाल्मीकि को कहा गया है। तो संस्कृत आर्ष कवि रूपेण महर्षि वाल्मीकि प्रतिष्ठितमस्ति। अतः संस्कृत में आर्ष कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है। वाल्मीकि आदि कवि कहे गए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने प्रतिष्ठित काव्य रामायण की रचना करके लौकिक और पारलौकिक अमरत्व की प्राप्ति की थी। उसके बाद है स इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ये जो स जो है
इसका उच्चारण स्थान है। अब स ह, तो क्या है, इनको उसम वर्ण कहा गया है। और उसम वर्ण तो है ही, अब ये उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी वाला, रे टुरसा नाम मूर्धा। रे टवर्ग का स्थान मूर्धा से, इचु या सा नाम तालु, ई और च्वरग तालु से बोले जाते हैं। यमगणम नाम नासिका, जो 5 होते हैं यमगणम, ये इनका उच्चारण नासिका से। और ले तोलसा नाम दंता, ल और त्वरग ये इनका उच्चारण दांत से माना गया है। तो स इस जो वर्ण है इसका उच्चारण मूर्धा, रीट और सा नाम मूर्धा, रीट वर्ग र और सा का उच्चारण मूर्धा से होता है। इच नाम तालु, इच वर्ग या और सा का उच्चारण स्थान तालु, निरेत और सा नाम दंता, यमगण नाम नासिका। उसके बाद है स इति वर्ण उच्चारण का बाह्य प्रयत्न है। ये जो सा जो है इस वर्ण के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न, घोष अघोष उदात या अल्पप्राण, और ये माना गया है अल्पप्राण में। तो स वर्ण को उच्चारण में अघोष बाह्य प्रयत्न माना गया है। प्रयत्न कितने हैं? 2 होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 हैं, बाह्य 11 होते हैं। तो जो अभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं कौन कौन से हैं? सपृष्ठ, ईसद सपृष्ठ, ईसद विवृत, विवृत और समृत। और जो बाह्य प्रयत्न 11 हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और समृत। तो इस प्रकार से माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है विषप्पा शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति। ये जो विषप्पा जो आया है इसका द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनता है? विषप्पान, विषप्पः, विषप्पाः या विषप्पीन। अब पहले 2 तो किसी में नहीं बनते हैं, अब बच गए बी और डी। तो इसमें जो बी है इसको माना गया है द्वितीय के बहुवचन में, विषप्पः है। जैसे विषप्पाः, विषप्पो, विषप्पाः, विषप्पां, विषप्पो, विषप्पः है, विषप्पा, विषप्पाभ्याम, विषप्पा भी। उसके बाद है संस्कृत शब्दस्य अस्य अस्ति, संस्कार सहितम संस्कृतम सुभाषितम या समाविष्टम। उसका आशय क्या है? संस्कृत शब्द का जो आशय है वो सुभाषित से माना गया है। सुभाषितम अर्थात संस्कार युक्त जो वचन होते हैं, सुभाषित। सुभाषित मतलब सुंदर भाषण, सुंदर वाणी, सुंदर बोलचाल। और संस्कृत यह भी एग्जाम में आया हुआ था। तो इसमें सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु और कत प्रत्यय लगने से बनता है संस्कृत या संस्कृत, इसको कहा जाता है। उसके बाद है वैज्ञानिक अद्यतन युगे संस्कृत से उपयोग योग्यतम हेतु रास्ति प्रमुखेन। तो वैज्ञानिक अद्यतन युगे मतलब जो वैज्ञानिक आज का जो युग है इसमें संस्कृत का उपयोग योग्यतम हेतु के रूप में है। आंग्ल भाषा संस्कार मानवेभ्य सचित्र प्रदानम समगणक निर्माणम या सर्व मंगल विधानम। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी समगणक जो यंत्र होता है कंप्यूटर, उसको माना गया है। उसके बाद ऋग्वैदिक वरुण सूक्त ऋषि। ऋग्वैदिक देवता है वरुण, तो इनका सूक्त है कपिल, कात्यायन, शाकल्य, शून्यसेप। इनके जो ऋषि हैं वर्ण सूक्त के ऋषि, और ये हैं ऑप्शन सी वाले शून्यसेप। ऋग्वेद में वर्ण सूक्त का जो ऋषि शून्यसेप को माना गया है। वर्ण एक कौन से स्थानीय देवता हैं? 2 स्थानीय। 3 प्रकार के जो देवता माने गए हैं, एक तो अंतरिक्ष वाले और 2 स्थानीय और पृथ्वी, अंतरिक्ष 2 स्थानीय है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हैं और ये 2 स्थानीय देवता हैं। इनकी स्तुति 12 सूक्तों में की गई है और सज्जनों का वर्णन करते हैं, मूर्त तरह से लोग को आवृत करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।